प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण को दिखाएंगे जिसमें उन्होंने देश को अपनी सरकार के तीसरे कार्यकाल की भी गारंटी दे दी है। यानी आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अगली बार भी प्रधानमंत्री वही बनेंगे और सरकार उन्हीं की आएगी। आज जब भारत के तमाम विपक्षी दल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर अपनी रणनीति बना रहे थे और कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि मोदी सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है, तब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की गारंटी देते हुए कहा कि जब 2014 में पहली बार उनकी सरकार बनी थी तब भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। यानी अर्थव्यवस्था के मामले में भारत 10वें नंबर पर था। दूसरे कार्यकाल में यानी मौजूदा कार्यकाल में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अब उनके तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा और भारत के लोग मोदी के इस तीसरे कार्यकाल में अपने सारे अधूरे सपनों को साकार होते हुए देख पाएंगे। हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तब हम 10 नंबर ही थे। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। मैं देशवासियों को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भाषण दिल्ली के प्रगति मैदान में बने उस कन्वेंशन सेंटर में दिया जिसका आज उन्होंने शाम को उद्घाटन किया है और अब इस कन्वेंशन सेंटर का नाम रख दिया गया है भारत मंडपम। 9 और 10 सितंबर को इसी कन्वेंशन सेंटर में भारत G20 समिट की मेजबानी करेगा जिसमें अमेरिका, रशिया, चीन, कनाडा, जापान और फ्रांस समेत कई बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे और यह एक ऐसा समिट होगा जिसका 2024 के लोकसभा चुनावों पर भी असर जरूर पड़ेगा।
लेकिन जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली के आसपास के लोग हैं, वो प्रगति मैदान से अच्छी तरह वाकिफ हैं। प्रगति मैदान दिल्ली का, भारत का सबसे बड़ा एग्जीबिशन सेंटर है, सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल वहां पर था, लेकिन अब उसे पूरा रीवैम्प कर दिया गया है और उसे नए सिरे से, अब नए भारत के हिसाब से बनाया गया है। और आज प्रगति मैदान के उसी रीवैम्प करके बनाए गए नए कन्वेंशन सेंटर में आज प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे और मैं इस समारोह में खुद मौजूद था और अभी वहां से सीधे अभी थोड़ी देर पहले ही मैं वहां से पहुंचा हूं और आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं। जब मैं वहां पर बैठा था, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रगति मैदान के बारे में बात की, कन्वेंशन सेंटर के बारे में बात की, इस कन्वेंशन सेंटर के नए नाम भारत मंडपम के बारे में बात की, अपना विजन बताया। लोग सुन रहे थे, तालियां भी बजा रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि उनके तीसरे टर्म में वो भारत को 3 सबसे बड़ी इकोनॉमीज में लाकर खड़ा कर देंगे, जैसे ही उन्होंने ये घोषणा की या कह लीजिए कि ये भविष्यवाणी की कि तीसरे टर्म में भी वही आएंगे, यानी जो हम पहले कहते थे कि आएगा तो मोदी ही, वो बात आज प्रधानमंत्री मोदी ने खुद देश के सामने कह दी है और उन्होंने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे, उनकी सरकार को तीसरा कार्यकाल मिलेगा। और आज ही उन्होंने ये भी बता दिया कि अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान उनका एजेंडा क्या होगा, वो क्या क्या करने वाले हैं। तो आज शाम की इस पूरे भाषण की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं और उन्होंने इसकी भविष्यवाणी अभी से कर दी है। और आप देखिएगा, आज उनके इस पूरे भाषण में से सबसे ज्यादा चर्चा और सबसे ज्यादा असर भारत की राजनीति पर, हाल की राजनीति पर इसी बयान का पड़ने वाला है। तो अब आपसे सवाल यह है कि क्या आप प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए तैयार हैं और क्या आपको भी यह लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आप एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर देखेंगे? उन्हें तो यही लगता है और इसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा कन्विक्शन है, विश्वास है कि उन्होंने बहुत काम किया है अपने 2 कार्यकाल में। जितना 70 साल में काम नहीं हुआ किया, उतना उन्होंने अपने 2 कार्यकाल में काम किया है, ऐसा आज उन्होंने शाम को बताया है। और प्रधानमंत्री मोदी राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, चुनावी राजनीति को तो बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं। और जिस विश्वास के साथ आज उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल की भविष्यवाणी की है, उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये जो बात है ये पूरे कैलकुलेशन से की होगी। बड़ी बात यह है कि आज जब अपने तीसरे कार्यकाल की भविष्यवाणी करके प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी नेताओं के सपनों पर एक तरह से पानी फेर दिया है, क्योंकि विपक्षी नेता एक दूसरी तरह की खिचड़ी बना रहे हैं। उन्होंने इंडिया नाम का गठबंधन बना लिया है और अब वो ये कहते हैं कि इंडिया तो हम हैं, और अगर इंडिया वो हैं तो फिर प्रधानमंत्री मोदी को तीसरा कार्यकाल कौन दे रहा है? वो भी तो इंडिया ही देगा। क्योंकि आज ही कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है सदन में सरकार को बहुमत की चुनौती देना, और यह प्रस्ताव तभी मंजूर होता है जब इसके पक्ष में लोकसभा के 50 से ज्यादा सदस्य होते हैं। और वर्ष 2014 के बाद दूसरी बार विपक्ष इतने सदस्यों का समर्थन जुटाकर मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने में सफल रहा है। इसका मतलब यह है कि विपक्ष यह कह रहा है कि मोदी सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है और उन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मौजूदा अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर में जारी हिंसा के मुद्दे पर आया है, जिसका मतलब यह है कि विपक्ष ऐसा मानता है कि मणिपुर में हो रही हिंसा की वजह से मोदी सरकार जो है वो सदन में अपना विश्वास मत खो चुकी है। और ये प्रस्ताव आज लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के सांसद गौरव गोगोई ने पेश किया, जो उत्तर पूर्व के राज्य असम से आते हैं। इसलिए यह भी उन्होंने सोच समझ कर रणनीति बनाई कि एक ऐसे सांसद द्वारा इसे पेश किया जाए जो खुद नॉर्थ ईस्ट से आता हो, और क्योंकि मणिपुर भी नॉर्थ ईस्ट में है इसीलिए उन्होंने गौरव गोगोई का चयन किया, क्योंकि वो असम से सांसद है। अब बड़ी बात यह है कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और कल यानी 27 जुलाई को वो सभी दलों के नेताओं के साथ एक बैठक करेंगे और इसी बैठक के बाद यह तय होगा कि लोकसभा में इस प्रचार पर
बहस और चर्चा कराने की तारीख क्या होगी, यानी बहस किस दिन होगी। हमें ऐसा पता चला है कि यह चर्चा अगले हफ्ते हो सकती है और लोकसभा के पूरे 2 दिन इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को दिए जा सकते हैं, यानी 2 दिन इसी पर लगातार चर्चा होती रहेगी। प्रस्ताव इस प्रकार है। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में यह अनुरोध करता हूं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अनुमति दी जाती है। अविश्वास प्रस्ताव का मकसद होता है सरकार को लोकसभा में बहुमत की चुनौती देना और यह साबित करना कि सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव का नतीजा वोटिंग से पहले ही पूरे देश के सामने साफ है। अभी फिलहाल लोकसभा में एनडीए के पास 329 सांसदों का समर्थन है और विपक्ष के पास हैं केवल 142 सांसद। दोनों तरफ आप देख लीजिए, यानी इस अविश्वास प्रस्ताव का फेल होना पहले से ही निश्चित है, क्योंकि विपक्ष के पास नंबर्स नहीं है। उनके पास हैं 142 और सरकार के साथ हैं 329 आज की डेट में। और इस कैलकुलेशन के साथ अगर कोई भी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो उसे पता होना चाहिए कि उसकी हार निश्चित है। अब सवाल यह है कि विपक्ष के पास जब संख्या बल है ही नहीं तो वही अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया क्यों है, इसका मकसद क्या है। तो आज वही राजनीति हम आपको समझाएंगे। असल में विपक्ष मणिपुर में हुई हिंसा के मुद्दे पर सरकार को फंसाते फंसाते खुद इस प्रस्ताव में फंस गया है और अब यह प्रस्ताव विपक्ष को ही भारी पड़ सकता है। कैसे भारी पड़ेगा आपको बताएंगे। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान वोटिंग से पहले जो बहस होती है वो हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस हिस्से में लोकसभा के अलग अलग दलों के नेताओं को बोलने का मौका दिया जाता है। नेता बड़े बड़े भाषण ठोकते हैं, जिसमें पहले विपक्ष के नेता सरकार के खिलाफ अपना मत लोकसभा को बताते हैं, फिर सरकार विपक्ष के आरोपों पर अपना जवाब देती है। यानी पहले आरोप लगाए जाते हैं सरकार पर और फिर सरकार उन आरोपों का जवाब देती है। विपक्ष के नेताओं ने सोचा तो यह था कि मणिपुर पर वो प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनना चाहते थे और वो बयान उन्होंने दिया नहीं, क्योंकि सदन में गृह मंत्री अमित शाह इस पर बयान दे रहे थे। विपक्ष को यह मंजूर नहीं था। विपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों चुप हैं, हमें तो उन्हीं का बयान चाहिए। और जब उनका बयान नहीं आया तो विपक्ष को लगा कि इस पर अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं और इससे एक पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनेगा जो मोदी के खिलाफ हो जाएगा। इस पूरी चर्चा में सबसे जो आखिरी भाषण होता है वो होता है प्रधानमंत्री का, यानी प्रधानमंत्री मोदी सबसे आखिर में बोलेंगे। ये इस पूरी फिल्म का क्लाइमैक्स होगा और यही सारे विपक्षी दलों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। राहुल गांधी अभी लोकसभा के सदस्य नहीं है, इसलिए जब यह बहस होगी तो राहुल गांधी वहां मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य रहे नहीं। इसलिए कांग्रेस पार्टी से अविश्वास प्रस्ताव पर जो नेता बहस करेंगे उनमें सबसे बड़े नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा दूसरी विपक्षी पार्टियों के जो नेता लोकसभा में इस प्रस्ताव पर अपने भाषण देंगे उनका भी कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है, क्योंकि विपक्ष की जो पूरी टीम है इस समय, जिसका नाम उन्होंने रखा है इंडिया, इस इंडिया में नेता तो बहुत सारे हैं लेकिन अच्छे वक्ता नहीं है। ऐसे वक्ता नहीं है जिनकी बात जनता अपना सारा काम छोड़कर सुनने के लिए बैठ जाए और जो जनता के मत को, जनता के मन को प्रभावित कर सकें। ऐसी बात करने वाला विपक्ष की पूरी टीम में एक भी नेता नहीं है, एक भी खिलाड़ी नहीं है, कोई नहीं है। वो बोलेंगे जरूर लेकिन उनके भाषणों का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण देने के लिए मैदान में उतरेंगे तो पूरे विपक्ष के साथ पूरा देश अपने सारे काम छोड़कर टकटकी लगाकर यह भाषण देखेगा और सुनेगा। और यह भाषण ऐसा होगा जो 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर देगा उसी के उसी दिन। यानी भाषण देने के मामले में, बोलने के मामले में, जनता को कन्विंस करने के मामले में इस समय पूरी लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई नहीं ठहरता और
विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को बैटिंग करने के लिए एक ऐसी पिच तैयार करके खुद से ही दे दी है जिस पर मोदी बिना शतक लगाए वापस नहीं आएंगे। यानी मोदी का ये जो शतक है इसकी तो गारंटी है। मोदी जब बात करने के लिए आएंगे, वो भाषण देने के लिए आएंगे तो पूरे विपक्ष को धराशायी कर देंगे। और उस दिन विपक्ष के नेता ये सोचेंगे कि हम ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर ही क्यों आए, क्योंकि इससे हमारा ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और हमने नरेंद्र मोदी को खाली मैदान दे दिया चौके और छक्के लगाने के लिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं, अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। इस बात को आप वर्ष 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ आए पहले अविश्वास प्रस्ताव के उदाहरण से आज अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि उस प्रस्ताव में ही प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव का पूरा एजेंडा सेट कर दिया था और हो सकता है इस बार भी ऐसा ही हो। तो जो दोनों अविश्वास प्रस्तावों में जो समानता है वो देखिए। पहला आया था 2018 में, उसके अगले साल 2019 में चुनाव होने वाला था और वो अविश्वास प्रस्ताव जब लाया गया उसमें मोदी ने ऐसी धुआंधार बैटिंग की कि पूरा विपक्ष साफ हो गया। अब वही गलती विपक्ष दोबारा कर रहा है। अगले साल 2024 में चुनाव है और 2023 में बिना बात के वो अविश्वास प्रस्ताव ले आया। 2018 के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी संसद में मौजूद थे और राहुल गांधी ने भी संसद में भाषण दिया था और तब उन्होंने अपने भाषण के बाद लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी को गले लगा लिया था। आज आप याद कीजिए, आप तो भूल गए होंगे, आज आपको सारी तस्वीरें दिखाएंगे। ये वो अविश्वास प्रस्ताव था जिसमें राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की चेयर तक गए अपना भाषण खत्म करके और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को गले लगा लिया और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में एक आंख भी मारी थी। वो बड़ा मशहूर तस्वीर है, बहुत मशहूर, वो भी आपने जरूर देखी होगी। ये उसी अविश्वास प्रस्ताव के दौरान थी और इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आज पूरे देश ने आंखों की गुस्ताखी देखी है। अविश्वास प्रस्ताव पर उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने 4 बड़ी बातें कही थी जो आज भी बहुत प्रासंगिक है। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा था कि कुछ लोगों को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की बहुत जल्दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने तब कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि जो पार्टी छोटे दलों के नेताओं से बात नहीं करती थी, आज वो उन छोटे छोटे दलों के नेताओं के साथ बैठक कर रही है और आज भी लगभग आज 2023 में भी कांग्रेस पार्टी वही कर रही है। जिन छोटे छोटे दलों को कभी सोनिया गांधी पूछती नहीं थी, राहुल गांधी पूछते तक नहीं थे, आज उन्हीं के बुलावे पर उनके घर जा रहे हैं। तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी ने इस लड़ाई को नामदार और कामदार के बीच की लड़ाई बताया था और आज भी ये लड़ाई नामदार और कामदार के बीच ही है। आप 2018 के अविश्वास प्रस्ताव के आज कुछ हाइलाइट्स देखिए और सोचिए, जब प्रधानमंत्री मोदी इसे दोहराएंगे तो विपक्ष को यह अविश्वास प्रस्ताव कितना महंगा पड़ेगा और उसका एक ट्रेलर आप अभी से देख लीजिए। This is an important part of my speech, so if you would let me say it. It's interesting, you like it. You'll enjoy this one. और मैं आपको यहां बता देता हूं, पूरा का पूरा विपक्ष और आपके बहुत सारे लोग मिलकर प्रधानमंत्री जी को चुनाव में हराने जा रहे हैं। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। No, this is not necessary. No. निर्मला जी। मैं तो हैरान हुआ सुबह भी कि अभी तो चर्चा प्रारंभ हुई थी, मतदान नहीं हुआ था, जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था, फिर भी जिनको यहां पहुंचने की उत्साह है, उठो उठो उठो। लोकतंत्र में जनता पे भरोसा होना चाहिए, इतनी जल्दबाजी क्या है? यहां पूछा गया कि प्रधानमंत्री
अपनी आंख में मेरी आंख भी नहीं डाल सकते। माननीय अध्यक्ष महोदया, सही, हम कौन होते हैं जो आपकी आंख में आग डाल सके? कोई गरीब माँ का बेटा पिछड़ी जाति में पैदा हुआ, गांव से आया है। आप तो नामदार हैं, नामदार, हम तो कामदार हैं। आपकी आंख में आग डालने की हिम्मत हमारी नहीं, हम नहीं डाल सकते। और इतिहास गवाह है अध्यक्ष महोदय जी, इतिहास गवाह है, सुभाष चंद्र बोस ने कभी आंख में आग डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया गया। मोरारजी भाई देसाई गवाह है, उन्होंने आंख में आग डालने की कोशिश की, क्या किया गया। जयप्रकाश नारायण गवाह है, उन्होंने आंख में आग डालने की कोशिश की, उनसे साथ क्या किया गया। चौधरी चरण सिंह, उन्होंने आंख में आग डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आंख में आग डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया गया। चंद्रशेखर जी ने आंख में आग डालने की कोशिश की, क्या किया गया। अरे प्रणब मुखर्जी ने आंख में आग डालने की कोशिश की, क्या किया गया। अरे इतना ही नहीं, हमारे शरद पवार जी ने आंख में आग डालने की कोशिश की थी, उनके साथ भी क्या किया गया था। मैं सारा कच्चा चिट्ठा खोल सकता हूं। और हम तो कामदार है, भला हम नामदार से आंख में आग कैसे डाल सकते हैं। और आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है, कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। कांग्रेस को इस अविश्वास प्रस्ताव का ज्यादा फायदा इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि राहुल गांधी तो है नहीं, इसलिए वो हीरो की तौर पर किसे प्रोजेक्ट करेंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के उसी भाषण के एक अंश की बहुत चर्चा हो रही है, और वो अंश आज हम आपको दिखाना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने तभी ये कह दिया था कि अब कांग्रेस पार्टी को 2023 में अगले अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी करनी चाहिए, और 2023 में जब अविश्वास प्रस्ताव लाएं तो अच्छी तैयारी के साथ लेकर आएं। आज आपको फिर से उनका यह बयान सुनना चाहिए, और ऐसा लगता है जैसे उन्हें उसी समय पता था कि 2023 में एक और अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लाया जाएगा। सुनिए आप। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, ये समर्पण भाव है। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है, आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। तो अब जो अगला हफ्ता आपके लिए आने वाला है वो बहुत ही पॉलिटिकली चार्ज्ड हफ्ता होगा, और आप ये समझ लीजिए कि जब ये अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा लोकसभा में, तो आपको संसद में लोकसभा की ये बहस सुनने को मिलेगी, और हमारे देश में जिन लोगों की राजनीति में बहुत दिलचस्पी है उन्हें ये सारी बहस लोकसभा की ध्यान से सुननी चाहिए। आपको ये भी सुनना चाहिए कि विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, उनकी बातों में कितना दम है, वो कौन सा तर्क दे रहे हैं ये बताने के लिए कि मोदी की सरकार जो है वो फेल हो गई है। और फिर आपको नरेंद्र मोदी का जवाब भी सुनना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं अपने विजन के बारे में, वो भी आपको सुनना चाहिए। लेकिन जो पुराना अनुभव है वो ये कहता है कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को बोलने का ये मौका देकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि वो इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे, इस मौके को वो चूकेंगे नहीं।
और इसलिए उनका ये जो भाषण होगा, इसको आप कह सकते हैं मोस्ट अवेटेड स्पीच। हाल के दिनों में ऐसा भाषण जिसका सबसे ज्यादा इंतजार लोगों को होगा। और सबसे बड़ी बात और क्या है, मोदी को इससे बड़ा मंच क्या मिल सकता है? एक तो लोकसभा का मंच, दूसरा ये ऐसा भाषण होगा जो दूरदर्शन चैनल पर आएगा, जो लोकसभा के चैनल पर आएगा, जो देश के सारे न्यूज चैनल्स पर लाइव प्रसारित होगा। कितना बड़ा मंच विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को दे दिया है, आप खुद सोचिए। और लगभग उनकी जो बात है 100 करोड़ से ज्यादा लोगों तक एक ही दिन में पहुंच जाएगी। सोशल मीडिया के जरिए पहुंचेगी, टीवी चैनल्स के जरिए पहुंचेगी और लोकसभा के मंच पर एक तरीके से वो अगले चुनाव का जो एजेंडा है वो तभी सेट कर देंगे। तो ये उनका हो सकता है सबसे बड़ा चुनावी भाषण भी हो। पिछले 75 वर्षों में सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ आए थे। इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए और हर बार यह प्रस्ताव फेल हुआ, यानी यह प्रस्ताव हर बार गिरा है। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के खिलाफ 3 बार, मोरारजी देसाई की सरकार के खिलाफ 2 बार और राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ 1 बार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के खिलाफ भी 1 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। कांग्रेस के मुताबिक अगर अविश्वास प्रस्ताव किसी सरकार के फेल होने का पैमाना है तो फिर इस हिसाब से इंदिरा गांधी की सरकार के लिए कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा तो अविश्वास प्रस्ताव उन्हीं के खिलाफ आए थे। लेकिन कुल मिलाकर यह मैच बहुत दिलचस्प रहने वाला है, इसका आप इंतजार कीजिए। अब हम आपको अमेरिका लेकर चलेंगे। हमारे देश में जो लोग हैं वो अमेरिका को सुपर पावर मानते हैं। हमारे देश में अमेरिका के वीजा पाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। हमारे देश में किसी भी युवा का ये सपना होता है कि वो अमेरिका का वीजा मिल जाए उसे, और उसे अमेरिका में नौकरी मिल जाए और फिर वो अपना जीवन अमेरिका में बिता सके। एक बार आप अमेरिका पहुंच गए तो आपका जीवन बन जाएगा, लाइफ बन जाएगी। हर युवा हमारे देश में मन ही मन ये चाहता है कि वो अमेरिका में जाकर सेटल हो जाए, वहां की किसी अच्छी कंपनी में उसे नौकरी मिल जाए। और जब भी हम अच्छी जिंदगी का कोई पैमाना सोचते हैं तो हमें लगता है कि अमेरिका उस पैमाने पर सबसे ऊपर है, इसलिए सबसे ज्यादा चाहत अमेरिका की ही है। हमारे लोग वहां जाकर बसना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इस समय अमेरिका में चावल की भारी कमी हो गई है और लोग चावल खरीदने के लिए वहां लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। और ये स्थिति इसलिए हुई क्योंकि भारत ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है, क्योंकि भारत दुनिया में चावल का सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश है। हम चावल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं पूरी दुनिया में। इसलिए अमेरिका भी भारत के इस फैसले से प्रभावित हुआ है और वहां के बाजारों में चावल की कमी हो गई है और चावल महंगा भी हो गया है। अमेरिका के टेक्सास, मिशिगन, न्यू जर्सी, न्यू मैक्सिको और भी समेत कई राज्यों के सुपरमार्केट्स में, वहां के जो स्टोर्स हैं, उनमें चावल की कमी होने से लोग काफी डरे हुए हैं और ये लोग अब वहां अपने काम से, अपने दफ्तरों से छुट्टी लेकर चावल खरीदने के लिए वहां के सुपरमार्केट्स के बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। और अमेरिका में अब बड़े पैमाने पर चावल की जमाखोरी हो रही है और इस जमाखोरी की वजह से अमेरिका में चावल मिलना मुश्किल हो गया है और चावल की कीमतों में भी वहां लगातार वृद्धि हो रही है। यानी जो हाल थोड़े दिन पहले तक हमारे देश में टमाटर का था, वो हाल अमेरिका में चावल का हो गया है। इस समय अमेरिका के टेक्सास में 9 किलोग्राम चावल के एक पैकेट की कीमत $27 है। भारतीय रुपयों में लगभग 2200 रुपए तक पहुंच गई है। यानी 9 किलो चावल 2200 रुपए में अमेरिका में इस समय मिल रहा है, जबकि भारत में यही 9 किलोग्राम चावल आम लोगों को सिर्फ 360 रुपए में मिलता है। तो आप कंपैरिजन करके देख लीजिए। हमारे देश में चावल, जिस चावल की जिस क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, 9 किलो चावल हमारे देश में मिलता है 360 रुपए का और अमेरिका में वही चावल मिल रहा है इस समय 2200 रुपए का। चावल की कमी और जमाखोरी से निपटने के लिए अमेरिका के बहुत सारे सुपरमार्केट्स में चावल की खरीद पर अब एक लिमिट लगा दी गई है और कुछ सुपरमार्केट्स ऐसे भी हैं जहां चावल अब खत्म हो चुका है। तो अब अमेरिका में आप जितना चाहे उतना चावल नहीं खरीद सकते। एक लिमिट लगा दी गई है कि अब आप एक पैकेट ही चावल खरीद पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि अमेरिका के लोगों ने चावल की होर्डिंग करना शुरू कर दिया है। जमाखोरी शुरू हो गई है चावल की। जिसे चावल की आवश्यकता नहीं है वो भी लाइनों में लगकर चावल खरीद रहा है, यह सोचकर कि अगर आगे खत्म हो गया तो क्या करेगा।
और दूसरा कारण यह है कि चावल महंगा हो रहा है। लोग चाहते हैं कि आज जो दाम है उसी पर ज्यादा से ज्यादा चावल खरीद ले। तस्वीरें देखिए, लोग कैसे सुपरमार्केट्स में ऊपर चढ़कर चावलों को लूट रहे हैं। देखिए आप, ये भारत की तस्वीर नहीं है। कई लोगों को यह गलतफहमी होगी कि आप भारत के किसी दुकान की तस्वीर आप देख रहे हैं इस समय। यह भारत की कोई दुकान नहीं है, यह अमेरिका का सुपरमार्केट है, अमेरिका का स्टोर है, जहां लोग ऊपर चढ़कर चावल लेने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी कीमत पर। अमेरिका की तरह कनाडा में भी चावल खरीदने के लिए लोगों की अब लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आज हमने इस विषय पर आपके लिए एक खास रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें एक तरफ आप सुपर पावर अमेरिका को सुपरमार्केट्स के बाहर चावल के लिए लाइन में खड़ा हुआ पाएंगे, और दूसरी तरफ भारत है, जहां आप दूर दराज के इलाकों में भी अगर चले जाएंगे तो वहां आपको किराने की दुकान पर भी आसानी से सस्ते दामों पर चावल आज भी मिल जाएगा। लाइन लगाने की कोई जरूरत नहीं। तो ये जो फर्क है आज आपको भी देखना चाहिए और पूरी दुनिया को देखना चाहिए। There's been a swing in demand, rather high upswing in demand on basmati rice also. So I'm guesstimating there may be some ignorance out in the market. The average consumer may not just hear that there's a shortage on rice, so they're getting their hands on whatever rice they can. But I do think and hope over the next couple of weeks the market will stabilize on the basmati side of the market. अमेरिका में पैनिक बाइंग शुरू हो गई है। लोग अपने घरों से निकलकर स्टोर पे पहुंच रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा चावल खरीद कर स्टोर कर लेना चाहते हैं। भारत के एक छोटे से जिले महाराज में हम मौजूद हैं। ये गांव का इलाका है और यहाँ पे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे चावल पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है या फिर यहाँ भी कोई समस्या है। भाई साहब, आप यहाँ आए हुए हैं, चावल मिल रहा है या फिर कोई दिक्कत? हाँ, चावल मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चावल में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। भारत में आप में से कभी भी किसी ने ऐसा अनुभव नहीं किया होगा कि आप आटा खरीदने के लिए घर से निकले हों, चावल खरीदने के लिए घर से निकले हों, या कोई अनाज खरीदने के लिए अपने घर से निकले हैं और आपको वो ना मिला हो। यहाँ तक कि कोविड के समय में भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपको आटा और चावल ना मिला हो। या अब तो लोग डेटा भी चाहते हैं, आटे से ज़्यादा डेटा चाहते हैं। डेटा भी हमारे देश में ही सबसे ज़्यादा सस्ता है, तो इसलिए हमारे देश में आप आटा ले लीजिए, डेटा ले लीजिए, चावल ले लीजिए, आपको सब मिलेगा। कहीं आपको लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी आपने देखा, जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई, अमेरिका के सुपर मार्केट्स के बाहर, स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें इस वक्त लगी हुई हैं। और एक भारतीय महिला ने यह बताया कि वो 9 बजे निकली थी, उस समय 4 बज चुके हैं, लेकिन उसे इतनी सारी दुकानों पर घूमने के बाद सिर्फ 1 पैकेट चावल मिला है, और वो भी 3 गुना ज्यादा दाम देकर वो 1 पैकेट चावल ले पाई है। 9 बजे निकली है और 4 बज चुके हैं दिन के। आप सोचिए, इतना संघर्ष 1 पैकेट चावल को लेकर सुपर पावर अमेरिका में। अगर भारत में ऐसा हो जाता तो आप सोचिए क्या होता। अब तक लोगों ने सरकार का इस्तीफा मांग लिया होता, अब तक तो न जाने कितना ये बहुत बड़ी राजनीतिक खबर हो चुकी होती, पूरा की पूरा संसद ठप हो जाता इस पर। भारत सरकार ने इसी महीने की 20 तारीख को गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगाने की बात कही थी, और तभी से इस चावल ने दुनिया के बहुत सारे देशों को चिंता में डाला हुआ है। सबको चावल की चिंता है, और इस चिंता का कारण यह है कि भारत पूरी दुनिया में चावल निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है। सबसे ज्यादा चावल हम एक्सपोर्ट करते हैं। फिलहाल भारत दुनिया के 140 देशों को चावल सप्लाई करता है, यानी एक्सपोर्ट करता है, और दुनिया में चावल की 40% मांग की आपूर्ति भारत करता है। हालांकि भारत सरकार ने सभी तरह के चावल के निर्यात पर रोक नहीं लगाई है, और यह रोक सिर्फ गैर बासमती चावल पर लागू है। यानी जो बासमती चावल है वो तो हम अब भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन गैर बासमती चावल हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। भारत दुनिया के 140 देशों को जो चावल बेचता है, उनमें 25% यानी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी इसी गैर बासमती चावल की होती है, जिसे हमने अब बेचना बंद कर दिया है। अमेरिका, थाईलैंड, इटली, स्पेन और श्रीलंका, ये वो टॉप 5 देश हैं जो भारत से सबसे ज्यादा गैर बासमती चावल खरीदते हैं, और भारत के फैसले से सबसे ज्यादा चिंता भी इन्हीं देशों को हो रही है। अब आप सोचेंगे कि भारत सरकार ने ये चावल बेचने बंद क्यों किए हैं, एक्सपोर्ट क्यों बंद किया? तो 2 बड़ी वजहों की वजह से इस चावल के निर्यात पर रोक लगाई गई है। पहली वजह है चावल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करना।
पिछले कुछ समय में भारत में चावल की कीमतों में 3% और पिछले एक साल में लगभग 11% की वृद्धि हो गई। हमारे देश में भी महंगा हो रहा है चावल, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले कुछ समय से भारत में चावल की मांग और चावल की आपूर्ति में एक असंतुलन बन गया है और सरकार चावल के निर्यात पर रोक लगाकर इसी असंतुलन को खत्म करना चाहती है, यानी अपने डोमेस्टिक मार्केट में चावल की सप्लाई को बढ़ाना चाहती है, जिससे कि चावल के दाम नीचे आ जाएं। निर्यात पर रोक का एक मतलब यह भी है कि भारत के घरेलू बाजार में चावल की कोई कमी ना हो, क्योंकि कमी होगी तो इसके दाम बढ़ जाएंगे। और हमारे देश में चावल, गरीब आदमी चावल खाता है, गैर बासमती चावल देश का गरीब आदमी खाता है, और उसके लिए अगर इसके दाम बढ़ जाएं, महंगाई शुरू हो जाए तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए वो डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस है बना रहे, सप्लाई आती रहे, इसलिए भारत ने सोचा कि अब हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, अपने देश में जो लोग हैं सबसे पहले अपने बाजार में इस चावल को रखेंगे ताकि हमारे देश के लोग भरपेट खा सकें और सस्ते दामों पर खा सकें। दूसरा कारण है बारिश का बिगड़ा हुआ पैटर्न। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से बारिश के बारे में कब आती है और कब जाती है समझ में ही नहीं आता। भारत के जिन राज्यों में धान की सबसे ज्यादा पैदावार होती है, उन राज्यों में इस बार बहुत कम बारिश हुई है और कम बारिश की वजह से धान की बुआई तय लक्ष्य से इस बार कम रही है। कहने का मतलब यह है कि बारिश के बदलते हुए पैटर्न का असर धान की खेती पर भी पड़ा है और अब इससे चावल के उत्पादन में भी कमी आ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो चावल कम होगा, चावल का उत्पादन कम होगा और मांग ज्यादा हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में चावल की कीमतें भी टमाटर की कीमतों की तरह कई गुना बढ़ सकती हैं। लेकिन ऐसा ना हो इसलिए सरकार ने अब चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है। भारत में हर साल 12 से 13 करोड़ टन चावल का उत्पादन होता है, जिसमें लगभग 10 करोड़ टन चावल भारत के घरेलू बाजार में इस्तेमाल होता है और बाकी का बचा हुआ चावल हम दुनिया में एक्सपोर्ट कर देते हैं। दुनिया में चावल का निर्यात करने वाले जो 4 बड़े देश हैं, उनमें भारत के बाद, भारत तो पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है थाईलैंड, तीसरे पर है वियतनाम और पाकिस्तान भी इन देशों में है। लेकिन ये 3 देश मिलकर भी भारत जितने चावल का उत्पादन नहीं करते, यानी भारत, थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान मिलकर भारत के बराबर उत्पादन नहीं करते चावल का। यानी चावल के उत्पादन के मामले में भारत की भूमिका दुनिया में एक बॉस वाली भूमिका है। चावल के मामले में हम पूरी दुनिया के बॉस हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा चावल का आयात करने वाले देशों में पहले नंबर पर है चीन, दूसरे पर है फिलीपींस, तीसरे पर सऊदी अरब और चौथे पर बांग्लादेश। और ये देश भी काफी हद तक भारत से ही चावल खरीदते हैं। बांग्लादेश 9.5%, सऊदी अरब 8%, ईरान 6% और चीन लगभग 4% चावल भारत से आयात करता है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, भारत का चावल दुनिया के 140 देशों के लोगों की थाली में शामिल है और ये एक बहुत बड़ा और आकर्षक आंकड़ा है। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक आधी दुनिया यानी दुनिया के 400 करोड़ लोगों की थाली में चावल जरूर होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग चावल खाते हैं, जबकि भारत में चावल खाने वाले लोगों की संख्या 80 करोड़ है और भारत के 55% किसान धान की खेती करते हैं, जिसके बीज को ही हम चावल कहते हैं। हालांकि धान की खेती में फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। आपने कभी इसके बारे में नहीं सोचा होगा। आज हम आपको एक नई बात बताने वाले हैं। सिर्फ 1 किलोग्राम चावल के उत्पादन में लगभग 1500 लीटर पानी खर्च होता है। 1 किलो चावल के लिए, 1 किलो चावल उगाने के लिए 1500 लीटर पानी खर्च होता है। और यही वजह है कि पानी की कीमत को समझते हुए चीन जैसा देश, जो भारत से क्षेत्रफल के मामले में लगभग 3 गुना बड़ा है, वो भी धान की खेती नहीं करता क्योंकि वो पानी की कीमत को समझता है। तो अब आपको ये बात समझ में आई? आपके मन में भी ये बात आ रही होगी कि चीन के पास क्षेत्र भी हमसे ज्यादा है, टेक्नोलॉजी भी हमसे बेहतर है, तो फिर चीन भारत से चावल क्यों खरीदता है? चीन में चावल की इतनी कमी क्यों है? चीन को चावल खरीदने की क्या जरूरत है? चीन को तो एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो बड़ा कारण यह है कि चीन चावल उगाता ही नहीं है, क्योंकि चीन जानता है कि चावल की खेती यानी धान की खेती फायदे का सौदा नहीं है, यह घाटे का सौदा है। तो चीन क्या करता है? चीन सोचता है कि हम अपना क्षेत्रफल बचाएं, हम अपना पानी बचाएं, हम अपना खर्चा बचाएं और जितना खर्चे में हम अपना चावल उगाएंगे उससे कम पैसा देकर हम भारत से चावल खरीद लेंगे। तो हम
अपने जो रिसोर्सेज हैं उन्हें बचा कर रखते हैं। ये चीन की और दूसरे देशों की स्मार्टनेस है। पानी की बात को भारत भी समझता है, लेकिन क्योंकि हमारे देश में 80 करोड़ लोग चावल खाने वाले लोग हैं और देश के 55% किसान धान की ही खेती करते हैं, इसलिए भारत चीन की तरह धान की खेती करना छोड़ नहीं सकता। और आज कई मायनों में ये चावल भारत की ताकत भी बन गया है। जो पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से भीख मांगने के लिए कटोरा लेकर खड़ा था, वही IMF आज कह रहा है कि वो भारत से बात करेगा ताकि चावल के निर्यात पर लगी ये रोक हट जाए। लेकिन भारत ने IMF को अभी इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया है और ना ही भारत अपना फैसला बदलने वाला है। भारत सरकार ने यह फैसला तब लिया जब रशिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से पहले ही दुनिया में अनाज का संकट बना हुआ है और कुछ दिन पहले रशिया ने ब्लैक सी में अनाज के निर्यात से जुड़े एक समझौते से खुद को अलग कर लिया था, जिसकी वजह से अनाज का जो है पूरी दुनिया में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसकी कमी हो गई। दुनिया की राजनीति अलग अलग तरीके की होती है। दुनिया की राजनीति हथियारों की भी राजनीति होती है। दुनिया की राजनीति जब कोविड आया था तो राजनीति कोविड की वैक्सीन पर हो रही थी, लेकिन अनाज की भी एक अलग दुनिया है, अनाज की भी एक अलग राजनीति है। और आज हमने आपको चावल पर होने वाली राजनीति के बारे में बताया। अब हम आपको कर्नाटक से आई एक चिंताजनक खबर बताना चाहते हैं। अगर आपके घर में खास तौर पर कॉलेज जाने वाले, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो उन्हें और ज्यादा ध्यान से खबर देखनी चाहिए। यह घटना कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित एक प्राइवेट पैरा मेडिकल कॉलेज की है, जहां 20 जुलाई को 3 मुस्लिम छात्राओं को कॉलेज की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया। क्यों सस्पेंड किया गया? क्योंकि आरोप था कि इन तीनों छात्राओं ने अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाली एक हिंदू लड़की का एक अश्लील वीडियो बनाने के लिए कॉलेज के ही बाथरूम में अपना मोबाइल फोन ऑन करके छिपा दिया, कैमरा ऑन करके। लेकिन जब इस लड़की को इस कैमरे के बारे में पता चला तो इन तीनों मुस्लिम छात्राओं ने उससे माफी मांग ली और इसके बाद इस वीडियो को उन्होंने डिलीट भी कर दिया। लेकिन यह मामला तब तक बहुत तूल पकड़ चुका था, अब यह मामला बहुत बड़ा मामला बन चुका है। हालांकि जिस छात्रा का आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड हुआ था वो बहुत डरी हुई थी, जिसके बाद उसने 19 जुलाई को इस घटना की जानकारी कॉलेज प्रशासन को दी और 20 जुलाई को कॉलेज ने इन तीनों मुस्लिम छात्राओं को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा 20 जुलाई को ही कॉलेज प्रशासन ने इस घटना की जानकारी पुलिस को भी दी, जिसके आधार पर एक FIR दर्ज की गई। इस कॉलेज की जो गवर्निंग बॉडी है उसका कहना है कि आरोपी छात्राओं ने अपने बयान में खुद ये बात स्वीकार की है कि उन्होंने बाथरूम में दूसरी छात्रा का वीडियो बनाने के लिए अपने मोबाइल फोन को उसका कैमरा ऑन करके छिपा कर रखा था। लेकिन इन छात्राओं का कहना है कि ऐसा उन्होंने सिर्फ एक मजाक के तौर पर किया था और उनका इस वीडियो को किसी के साथ शेयर करने का कोई इरादा नहीं था। यानी ये घटना हुई तो है, लेकिन आरोपी छात्राओं का कहना है कि वो सिर्फ एक प्रैंक वीडियो बनाना चाहती थी, एक मजाक के लिए, थोड़ी मस्ती करने के लिए, और उनका कोई दूसरा मकसद नहीं था। और पुलिस ने भी यही बात कही है। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की एक टीम आज उडुपी के इस कॉलेज पहुंची और वो भी इस मामले की जांच के बारे में अतिरिक्त जानकारी जुटा रही है कि इसके पीछे जो लड़कियां कह रही हैं वही है या फिर कुछ और मामला है। आपको याद होगा पिछले ही साल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह की एक घटना हुई थी, जिसमें चंडीगढ़ में कॉलेज की एक छात्रा ने यूनिवर्सिटी में ही पढ़ने वाली दूसरी छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करके उन्हें कुछ लड़कों को लीक कर दिया था। और अब कर्नाटक में भी इसी तरह की घटना हुई है। जांच इस बात की हो रही है कि जिस तरह चंडीगढ़ में कुछ छात्राओं के जो वीडियो थे वो लीक होने की बात हो रही थी, लोगों को था कि इन छात्राओं के पहले वीडियो रिकॉर्ड हुए और फिर वो लीक कर दिए गए कुछ लड़कों को, कहीं कर्नाटक के इस कॉलेज में भी तो यही काम नहीं हो रहा था। अब ये दो घटनाएं हमने आपको बताई, एक पिछले साल की और एक इस साल की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्कूल कॉलेजों में ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ चल रहा है। कुछ घटनाएं तो पकड़ी जाती हैं, सामने आ जाती हैं, लेकिन आज भी न जाने कितने स्कूल और कॉलेज होते होंगे आज भी जहां पर इस तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होगी या हो चुकी होगी, लेकिन किसी को इसके बारे में पता नहीं। इन घटनाओं से क्या सीख मिलती है? सीख ये मिलती है कि अगर आप स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तर में, शॉपिंग मॉल में, किसी होटल में या किसी दूसरी सार्वजनिक जगह पर किसी पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं
या किसी चेंजिंग रूम का या रेस्ट रूम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अब पहले से कहीं ज्यादा सतर्क और सावधान होने की आवश्यकता है। इसके अलावा उन माता पिता को सबसे ज्यादा सावधान होने की जरूरत है जिनके बच्चे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ते हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेजों में इस तरह की घटनाएं अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा हो रही हैं और इसका एक ही कारण है, वो है मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, क्योंकि इन स्मार्टफोन्स में अब कैमरे लगे हुए हैं और आपने देखा होगा अब जिसके पास भी ये स्मार्टफोन है, हर कोई व्यक्ति, हर लड़का, हर लड़की इस स्मार्टफोन को फोन के तौर पर कम और कैमरे के तौर पर ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। तो हमारे देश में मान लीजिए अगर 70 करोड़ फोन हैं, स्मार्टफोन हैं, तो सोच लीजिए कि हमारे देश में 70 करोड़ कैमरे सड़कों पर घूम रहे हैं और वो कभी भी किसी का भी वीडियो बना सकते हैं। भारत में इस समय वीडियो बनाने का एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है जिसमें लोग सिर्फ रील्स नहीं बना रहे, बल्कि वो खुद के और कई बार अपने पार्टनर, अपने दोस्तों के भी आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और इसी दौरान कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए इस घटना से सीख ये है कि आप घर के बाहर अगर कहीं कपड़े चेंज कर रहे हैं, टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, चेंजिंग रूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको पहले के मुकाबले अब कहीं ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि किस व्यक्ति ने दूर से ही आपके ऊपर अपने कैमरे का अपने मोबाइल फोन का कैमरा आपके ऊपर फिक्स करके रखा हुआ है। इसलिए जब भी आप टॉयलेट में जाएं, चेंजिंग रूम में जाएं, तो पहले अपने आसपास बहुत ध्यान से देख लें कि आपको कोई कैमरे का कोई लेंस कहीं से नजर तो नहीं आ रहा है। ये मोबाइल फोन का कैमरा भी हो सकता है, ये हिडन कैमरा भी हो सकता है और अगर मान लो आपको कहीं भी ऐसा होता है तो तुरंत इसके बारे में आपको रिपोर्ट करना चाहिए। अब हम आपको गाजियाबाद में हिंडन नदी में आई उस बाढ़ की तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें 500 गाड़ियों ने जल समाधि ले ली। ये बाढ़ दिल्ली के पास गाजियाबाद और नोएडा में हिंडन नदी में आई है। ये तस्वीरें देखिए और ये वो गाड़ियां हैं जिन्हें लोन नहीं चुकाने पर ओला कंपनी की तरफ से जब्त कर लिया गया था। बड़ी बात यह है कि यमुना नदी की तरह हिंडन नदी अपने इलाके में ही वापस लौट रही है, लेकिन इंसान कह रहे हैं कि ये इलाका उनका है। ये जो क्षेत्र है ये पहले खाली मैदान था, यहां पर सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां खड़ी हुई थीं और हिंडन नदी का जल स्तर इतना बढ़ा कि वो इस मैदान में आ गया पानी और उसके बाद ये सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूब गई। माना कि आईने की कीमत हीरे से कम होती है, मगर हीरा पहनने के बाद ढूंढते सब आईना ही हैं।